एवरीवन, हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें काफ़ी हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं? सल्तनत काल में। सल्तनत काल का समय कब से लेकर कब तक माना जाता है? ये हमने 3 वंश इसमें पूरे हो चुके हैं। चौथा वंश सैयद वंश पढ़ेंगे आज। जो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें इसके बारे में, जो हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लें कि क्या चीज़ हमने कर लिया है, क्या चीज़ हो गया है। ठीक है, कौन सा पढ़े थे हम? सल्तनत काल के बारे में। जो सल्तनत काल का टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, कब से कब तक है? 1206 से 1526 तक सल्तनत काल का समय है। इसमें जो पहला वंश आता है वह गुलाम वंश आता है। पहला गुलाम वंश, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, जो गुलाम वंश है यह 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक इस वंश का यहाँ पर शासन रहता है। ठीक है, इसके पूरे जो शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके संस्थापक के बारे में, महत्वपूर्ण शासक कौन से हैं, सारे शासक जितने भी आए उनके बारे में क्रम से हमने क्या किया यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो उन्हें, ताकि आगे का उससे कनेक्ट करके क्या कर सकें, पढ़ सकें आगे को, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दूसरा महत्वपूर्ण जो वंश है वह कौन सा है? खिलजी वंश है। जो खिलजी वंश है यह 1290 से लेके 1320 तक यहाँ पर क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, कब से? 1290 से लेके 1320 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहता है। मात्र 30 साल का रहता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक आते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में यहाँ पर उभर के आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो आता है वह है तुगलक वंश। ठीक है, थर्ड कौन सा आता है? तुगलक वंश। जो तुगलक वंश था इसका शासनकाल रहता है 1320 से 1398 तक। ठीक है, कब से कब तक रहता है? 1320 से लेके 1398 तक किसका रहता है? तुगलक वंश का शासनकाल यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक महत्वपूर्ण शासक आते हैं। ठीक है, इन 3 वंशों के बारे में हमने कंप्लीट क्या किया है? पढ़ लिया है। ठीक है, ये जो 3 वंश है इनके बारे में हमने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। इनकी 4-5 वीडियो बनी हुई है। ठीक है, उनमें अच्छे से हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ सके, आप उन्हें उन वीडियो से कनेक्ट करके पढ़ सकें। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है हमारे पास सैयद वंश, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा कौन सा है? सैयद वंश। यह कब से कब तक रहता है? 1414 से लेके 1451 तक इस वंश का शासन रहता है। किसका? सैयद वंश का। ठीक है, थोड़ा सा सैयद वंश के बारे में पढ़ने से पहले इसका जो इससे पहले पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो तुगलक वंश था, इससे पहले कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। तुगलक, इसमें जो अंतिम शासक था वह उस समय कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, यह 1394 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कब बैठता है? 1394 में गद्दी पर बैठता है और 1404 तक इसका शासन रहता है। ठीक है, जो इसका शासनकाल रहता है, जब यह अपनी सत्ता पर बैठता है तो धीरे धीरे ये इतना योग्य शासक नहीं होता है और इसकी जो सत्ता का जो पूरा क्षेत्र था, ठीक है,
दिल्ली सल्तनत का जितना बड़ा क्षेत्र था वो क्या होता है, धीरे धीरे सीमित हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब बहुत कम एरिया में आ जाता है। जो पहले आप देखेंगे तुगलक वंश के जो पहले के शासक थे, या उससे आगे के बारे में बात करें, ठीक है, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लगातार शासन बढ़ते जा रहा था। इनका जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत होते जा रहा था। लेकिन जब ये आया नसीरुद्दीन तुगलक, तो इसके समय में क्या हुआ कि बाह्य आक्रमणों के कारण धीरे धीरे इसका शासन सीमित होता गया, मतलब छोटा होता गया। ठीक है, जो छोटा हो रहा था लगातार, उसमें एक प्रमुख कारण था। ठीक है, वह कारण क्या था, तैमूर लंग का आक्रमण। ठीक है, आपने तैमूर लंग के बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है, किसका आक्रमण था, तैमूर लंग का आक्रमण। इसका आक्रमण कब होता है, वो होता है 1398 में। ठीक है, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। मतलब जब ये गद्दी पर बैठा तो उसके कुछ ही सालों बाद क्या होता है कि तैमूर लंग का यहाँ पर आक्रमण होता है। ठीक है, और यह इसे बुरी तरीके से क्या करता है, हरा लेता है नसीरुद्दीन को, और इसके अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, मतलब ले लेता है। इसकी बहादुरी को देखते हुए, ठीक है, लड़ने में यह क्या था, कुशल शासक था। ठीक है, युद्ध में कुशल था। तो इसकी बहादुरी को देख के जो तैमूर लंग होता है, इसके कुछ क्षेत्रों को इसे शासन करने के लिए वापस दे देता है। ठीक है, और तैमूर लंग या उससे पहले जितने भी बाह्य तुर्क या अफगानी शासक आए, जो मतलब युद्ध करने के लिए आए, उनका मेन मकसद रहता था यहाँ से धन लूटो और चले जाओ, वहाँ पर एक अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर जाओ। ठीक है, जो उनके पास योग्य सेनापति या कोई बड़ा अधिकारी होता था, तो उसे क्या करते थे, उस क्षेत्र पर नियुक्त कर देते थे। ठीक है, तो इसी का एक सेनापति था खिज्र खां। ठीक है, कौन था, खिज्र खां। तैमूर लंग के साथ आया था, कौन था, खिज्र खां। ठीक है, इसका सेनापति था एक खिज्र खां। जो खिज्र खां था, यह बहुत युद्ध में बहुत कुशल था। ठीक है, बहुत कूटनीतिक था। ठीक है, तो इसने क्या किया, तैमूर लंग का पूरा साथ दिया और तैमूर लंग को दिल्ली जीतने में मदद की। मतलब दिल्ली तक तो नहीं पहुंच पाया था तैमूर लंग, जितने भी मतलब दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र थे, लाहौर, मुल्तान, इस साइड के जो अभी वर्तमान पाकिस्तान की साइड के सारे क्षेत्र आते हैं, वो पहले दिल्ली सल्तनत के थे। तो वहाँ पर लगभग सभी जो क्षेत्र थे, इसने क्या किए थे, जीत लिए थे। ठीक है, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, खिज्र खां कर रहा था। ठीक है, खिज्र खां से यह बहुत प्रभावित हुआ। होता क्या था कि जो भी बाह्य शासक आते थे धन लूटते थे। ठीक है, हाथी घोड़े सेना जो जो चाहिए होता था, सभी चीज़ें यहाँ से इकट्ठा करके ले जाते थे, और अपने एक आदमी को जो मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व का होता था, जो युद्ध राजनीति इन चीज़ों में निपुण होता था, उसे क्या करते थे, नियुक्त कर देते थे। तो खिज्र खां जो एक बहुत कुशल क्या था, सेनापति था, एक सैनिक की तरह भी था। ठीक है, युद्ध में बहुत निपुण था, राजनीति में बहुत निपुण था। तो उसे क्या किया, इसने नियुक्त कर दिया यहाँ पर, और इसे लाहौर और मुल्तान का क्षेत्र दे दिया। ठीक है, कौन से क्षेत्र दिए, लाहौर और मुल्तान क्षेत्र। यहाँ पर क्या किया, ये क्षेत्र इसको दे दिए और यहाँ का इसे शासक नियुक्त कर दिया, सूबेदार बना दिया। ठीक है, कौन होते थे यहाँ पर, सूबेदार। ठीक है, सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया, और धीरे धीरे इसने क्या किया कि यह इन क्षेत्रों से भी बाहर के क्षेत्रों में जाने लगा। ठीक है, अपने एरिया का मतलब लगातार विस्तार करने लगा। ठीक है, जो यहाँ पर कौन, नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली पर शासन कर रहा था, उसका जो क्षेत्र था वो क्या हो रहा था, लगातार कम होते जा रहा था। ठीक है, इतिहासकारों के मुताबिक इसका जब मतलब अंतिम में 1400 लगभग 12-13 तक इसका जो शासन रहा था, वो कहाँ तक रहा था, दिल्ली से लेके पालम तक। ठीक है, दिल्ली गए होंगे आपने, पालम सुना होगा। ठीक है, दिल्ली का ही एक क्षेत्र है छोटा सा, दिल्ली से पालम तक।
यह इतिहास में वर्णित है कि मतलब इतना छोटा सा क्षेत्र इसके पास रह गया था और जो खिज्र खां था इसकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ते जा रही थी कि बड़े क्षेत्र पर क्या करें हम अधिकार करें। इसने दिल्ली का बहुत सारा क्षेत्र धीरे धीरे अपने अधिकार में ले लिया और उसी जिज्ञासा के साथ कि हमारा क्षेत्र बड़ा हो, दिल्ली सल्तनत के शासक हम उसी को लेते हुए इसने क्या किया, खिज्र खां ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद इसकी हत्या किसने की, हत्या खिज्र खां करता है। ठीक है, खिज्र खां और स्वयं यहाँ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, यहाँ से अब कौन सा वंश शुरू हो जाता है, हमारा सैयद वंश। ठीक है, यह चीज अब आता है सैयद वंश की क्या था इस वंश के बारे में, इसके बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा वीडियो बनेगा इसी में सारा सैयद वंश कवर हो जाएगा। ठीक है, सैयद वंश के जो पहले शासक थे वह थे मुबारक शाह। ठीक है, इसके पहले शासक कौन थे, मुबारक शाह, जिसने 1414 से लेकर ठीक है कब तक शासन रहा, 1414 से 1421 तक इसने शासन किया। ठीक है, किसने, मुबारक शाह। आप सोच रहे होंगे मैं बाहर वह इससे पहले खिज्र खां बोल रहा था और यहाँ पर मुबारक शाह, तो इसी के बचपन का नाम क्या था, खिज्र खां। आप ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं, इसे खिज्र खां भी लिख सकते हैं। ठीक है, खिज्र खां एक ही बात है, इसी का नाम क्या था, खिज्र खां था। ठीक है, तैमूर की सहायता करने के कारण प्रसन्न होकर तैमूर जब वापस जा रहा था तो इसे क्या किया, लाहौर और दीपालपुर का क्षेत्र का सूबेदार बना के चले जाता है तैमूर। ठीक है, बाद में खिज्र दिल्ली पर दौलत खान लोधी को हराकर क्या करता है, दिल्ली पर भी शासन कर लेता है। ठीक है, जो चीज़ हमने पीछे पढ़ ली है। ठीक है, सैयद वंश स्वयं को पैगंबर का वंशज मानते हैं। ठीक है, जो ये सैयद वंश थे ये लोग स्वयं को क्या मानते थे, पैगंबर का वंशज। ठीक है, स्वयं को ये अपने आप को क्या बोलते थे, पैगंबर का वंशज बताते थे। ठीक है, जबकि ये तुर्क नहीं थे। ठीक है, जबकि ये क्या थे, तो नहीं थे तुर्क। अब आप सोचते होंगे कि तुर्क और सैयद का मतलब पैगंबर से इसका क्या कनेक्शन रहा, तो जो पैगंबर महमूद थे वो क्या थे, तुर्क थे। ठीक है, तो तभी जो ये सैयद वंश के लोग बोलते थे कि हम क्या हैं, पैगंबर के वंशज हैं, लेकिन असल में क्या थे, ये तुर्क थे ही नहीं, मतलब तुर्क थे ही नहीं और क्या बोलते थे, पैगंबर के वंशज मानते थे। ठीक है, जो इन्होंने जबरन लोगों से बुलवाया कि हम ही क्या है, पैगंबर के असली वंशज हैं। और इसके अलावा जो मुबारक शाह या खिज्र खां था, ठीक है, जो खिज्र खां था यह स्वयं को या सैयद वंश को क्या बोलता था कि हम तैमूर के पुत्र के वंशज शाह आलम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। ठीक है, स्वयं शासन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। जो असली शासक होंगे वो कौन होगा, शाहरुख होगा। क्या था, पैगंबर का, जो पैगंबर महमूद था उसका क्या था, पुत्र या वंश के रूप में हम शासन करेंगे, यह बोलता है। ठीक है, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, उपाधि कौन सी ली इसने, उपाधि ली रैयत आला। ठीक है, रैयत आला की क्या की इसने, ये उपाधि ली। ठीक है, बाकी खिज्र खां के बारे में ऐसा पढ़ने लायक कुछ है नहीं, बस इतना ही है। इसके बाद जो दूसरा शासक आता है, ठीक है,
खिज़्र खां के बाद जो सैयद वंश का सेकंड शासक आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा है मुबारक शाह, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? मुबारक शाह। खिज़्र खां के बारे में ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है कि उसके मतलब जो जब पहले आया था, ठीक है, तैमूर लंग के साथ आया था, तो किस तरीके से दिल्ली सत्ता पर आया, किस तरीके से तुगलक वंश का अंत हुआ, वही चीज़ें वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूरी स्टोरी आपको बता दी है, ठीक है। दूसरा कौन आता है? मुबारक 1401 तक आता है, 1434 तक। कौन आता है? मुबारक शाह, ठीक है। जो मुबारक शाह आता है, यह जब गद्दी पर आया तो इसने उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी धारण करता है? यह सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण करता है, ठीक है। सुल्तान और शाही, इन दो उपाधियों के साथ यह क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। कौन कौन सी? सुल्तान और शाही, ठीक है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद सरहिंदी किसकी है? सरहिंदी। अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में थे, ठीक है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें मुबारक शाह के बारे में क्या किया है? इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। जो महमूद सरहिंदी थे, यह किसके समकालीन थे? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो किसके समकालीन होगा? मोहम्मद शाह के, जिनका शासनकाल कब से होता था? 1421 से 1434 तक, ठीक है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण शहर की स्थापना की, ठीक है। कौन सा शहर स्थापित किया? शहर बसाया। वो कौन सा है? मुबारकाबाद, ठीक है। कौन सा है? मुबारकाबाद। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की? मुबारक शाह ने, ठीक है। अपने नाम से ही लिया है मुबारक शाह, मुबारकाबाद, ठीक है। इसी से आप समझ जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा शासक आता है, ठीक है, दो के बारे में हमने पढ़ लिया। दो कौन कौन से हो गए यहाँ पर? एक हो गया खिज़्र खां, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, और दूसरे हो गए कौन से? मुबारक शाह। अब तीसरा शासक आता है महमूद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल 1434 से 1443 तक रहता है, ठीक है। 1434 से 1443 तक, ठीक है। यह अपने शासनकाल में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता। इसके बारे में यह बोल सकते हैं कि यह खाली जनगणना बढ़ाने के लिए आया था, ठीक है। और इसके बाद चौथा जो शासक आता है, चौथा और अंतिम शासक, वह कौन सा है? आलम शाह, ठीक है। वह कौन सा है? आलम शाह, जो इसका शासनकाल रहता है 1443 से 1451 तक। 1443 से 1451 तक। यहीं पर क्या होता है? सैयद वंश की समाप्ति होती है। ज़्यादा इनके बारे में की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8-10 पॉइंट पूरे इस वंश से आते हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इससे अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको ये चीज़ क्रम के लिए बता दी है, ठीक है। जो पहला शासक था वो कौन था? खिज़्र खां था, ठीक है, जो किसके साथ आया था? तैमूर लंग के साथ आया था। और इसने क्या की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कौन से वंश की? सैयद वंश की स्थापना की थी,
ठीक है। इसके बाद दूसरा आया मुबारक शाह आया, तीसरा मोहम्मद शाह और आलम शाह। ये तो खाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए आए थे, कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जिनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी आप इनके बारे में पढ़ना चाहो तो मतलब अपने शासनकाल में किस तरीके का वो चीज़ पढ़ना चाहो तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं, शायद ही नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कार्य इन लोगों ने किया नहीं है जिसके बारे में क्या हो कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये नाम इसलिए बता दिए ताकि आपको कभी क्रम से लगाने के लिए बोल दिया जाए तो आप बोल सको कि ये शासक थे, ठीक है। दो तो आपको पढ़ने हैं, खिज़्र खां और मुबारक शाह के बारे में। तीसरा मोहम्मद शाह आता है, और अंतिम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था वह आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक क्या करता है यहाँ पर शासन करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। बाकी आप पीछे की वीडियो भी देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे अपनी समझ अच्छी बना सकें इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं और बेहतर वीडियो में।